डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो लड़कियों में रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों ना बिल्कुल सेपरेट डिजीज़ हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट मेंटल इलनेस है। आप कह लें कि एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। जो डिप्रेशन है इसके अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जो एंजाइटी है ना उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खूबसूरत और यंग टैलेंटेड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज हम उनसे इंसान की मुख्तलिफ नफ्सियात के बारे में जानेंगे, जिसमें बच्चों के मसाइल, फैमिली के मसाइल और हमारी यूथ आजकल जो डिप्रेशन का शिकार है इसके मतलब भी हम इससे बात करेंगे। और आजकल वो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी हैं और आगे भी PhD की तरफ जो है जा रही हैं। और आज हम उनसे इंसान की मुख्तलिफ नफ्सियात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ओवरऑल होगा, जिसमें हम फैमिली इशू को भी डिस्कस करेंगे, पेरेंटिंग के ऊपर भी बात करेंगे और नौजवानों के जो बढ़ते हुए डिप्रेशन के मसाइल हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारे साथ मौजूद है मिस आयशा ज़ुमर। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं मैम? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिस हमें ये बताएं कि व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये डिपार्टमेंट क्या है? लोगों को इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो कहते हैं इंसान की जो नफ्सियात है उसके बारे में स्टडी है। पर सबसे पहले बात करते हैं कि साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक साइकोलॉजी है जो कि अप्लाइड एरियाज़ में आ जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट जो है फील्ड्स होती हैं, उनके बारे में एक जर्नल स्टडी होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो एक स्पेशलाइजेशन है जिसमें जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी मैनेजमेंट, उनकी असेसमेंट और डायग्नोसिस, इस सब चीज़ों के ऊपर बात होती है। जो थेराप्यूटिक और मैनेजमेंट प्लान होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में आता है। आज का नौजवान सबसे ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। जी, ये क्या वजह है कि आज का नौजवान इतना मायूस और डिप्रेशन का क्यों शिकार है? अच्छा, इसकी जो है मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि आजकल की यूथ के अंदर डिप्रेशन या एंजाइटी ज़्यादा है या कम है। अगर जो है वो रिसेंट बात की जाए 2025 के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि अब रिपोर्ट होना ज़्यादा शुरू हो गया है, क्योंकि पहले लोग इसको एक्नॉलेज नहीं करते थे। अगर हम प्रीवियस प्रैक्टिसेस की बात करें, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता था। तो अब एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों में आ गई है, लोगों ने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है, थेरेपी को जो है अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है कि एक थेरेपी, एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप जो है मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी है। बिल्कुल। तो अब ये कि रिपोर्ट होना ज़्यादा शुरू हो गया। और बाकी अगर बात करें कि जो है वो डिप्रेशन यूथ के अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। इसमें सोशल मीडिया का भी इफ़ेक्ट आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब इट्स डिपेंड कि हमारे पास जो एक पर्सन आता है उसके डिप्रेशन या उसकी एंजाइटी या उसकी मेंटल इलनेस की रीज़न क्या है, ये तो एक पर्सन से बात करके पता चलता है। आजकल नौजवानों में हम नौजवान की ज़्यादा बात करते हैं, मेरे ख्याल लड़कियों के ऊपर बात कम की जाती है। तो क्या लड़कियों में भी इस तरह के मिसाइल का है शिकार ज़्यादा, कि यहाँ ये लड़कों के ऊपर ही ज़्यादा? हम माशरे में हमने सुना कि सोशल मीडिया में ज़्यादातर बात हो रही है नौजवानों के ऊपर। नहीं, इस तरह से है, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगी कि जो है डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो लड़कियों में रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं। हाँ, अब जो है अच्छा, अब सिनेरियो ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो है पहले जो एक मेल की मेंटल हेल्थ थी ना उसको कंसीडर बिल्कुल नहीं किया जाता था, क्योंकि हमारी जो सोशल स्टिग्मा है वो ये कहता है कि मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो रोते नहीं हैं, वो इमोशनली बर्दाश्त कर लेते हैं। बिल्कुल, उनका पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है, इमोशनली जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये पर्सपेक्टिव लिया जाता है ना। तो जो है फीमेल जो हैं वो आपको पता है इमोशनली होती हैं, समझा होगा कि वो कमज़ोर है, वो कमज़ोर हैं, इमोशनल होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये हमने ना अपना एक मेंटल मेकअप किया हुआ है पहले से। तो जो है मेल की मेंटल हेल्थ को उस तरह से कंसीडर नहीं किया जाता था पहले, लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ गई हुई है, तो अब जो है इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है कि जो है मेल और फीमेल दोनों इक्वली इफ़ेक्ट होते हैं जितने भी ऑनगोइंग सिचुएशंस होती हैं, और इन दोनों की मेंटल हेल्थ बराबर इम्पोर्टेंस रखती है। जो मेल हैं और फीमेल, इनका जो एक्सप्रेशन है अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को जो है एक्सप्रेस करने का जो है दोनों का डिफरेंट है। फीमेल जो है उनका ज़रा इमोशनल टाइप का है, और जो मेल हैं उनका जो डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी भी मेंटल हेल्थ का जो है एक्सप्रेस करने का वे है वो एग्रेशन है,
ज़्यादातर रिग्रेशन होता है, फिर सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से दोनों का वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है, लेकिन मेंटल हेल्थ दोनों की इक्वली डिस्टर्ब हो रही होती है। लेकिन ये कि मेल पे प्रेशर ज़्यादा है ना, सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ज़रा वो उसने इफेक्ट पहले वो उसने पढ़ना स्टडी करनी है, फिर उन्होंने घर की बिल्कुल। शादी करनी है, बहनों हाँ की, वो इस तरह के सारे मसाइल उसके ऊपर हाँ जी, होते हैं। फैमिली को सपोर्ट तो करना फिर है। ये जो फैमिली सपोर्ट है वो मर्द को कम दी जा रही है आपकी नज़र में, इस वजह से ज़्यादा वो आजकल। बिल्कुल, जी, जी, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो है अब देखें एक जो मेल है ना, उसके साथ जो चीज़ें एसोसिएट हैं कि मेल इज़ अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, तो उसके पास वही प्रेशर है, पहले उसने पढ़ना है, और आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर जो जॉब्स हैं वो आपको पता ही है उसका बिल्कुल। स्टेटस क्या है। तो अब जो है आगे उसने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, स्टडी कंप्लीट करते के साथ ही जो एज है वो एक पर्सन की 22-23 यहाँ पर हो जाती है। अगर एमएस करता है तो वो 25 से अबव हो जाती है। अब एक 25 साल का लड़का जब वो जो है वो एजुकेशन कंप्लीट करके निकलता है, खुद स्टेबल होने की तरफ सेफ जाता जाता है। है, तो अब देखें वहाँ पर फिर उसके लिए पास प्रेशर कितना है। और जो है आप देखें कि जो सैलरीज जो है वो ऑफ़र की जाती हैं, वो आपको पता है कितना, वो 40 बिल्कुल, पाकिस्तान में जो 40 भी 50 स्टैंडर्ड यही है है। वो तो 50-40 के फिर पास। एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अब एक बंदा जो है जो यहाँ से स्टडी करके निकलता है, अब उसके ऊपर प्रेशर है फैमिली बनाने का भी, क्योंकि हमारे यहाँ 25 से 30 तक शादी का प्रेशर भी बहुत होता है। फिर उसे अपनी फैमिली को रेज़ करना है, फिर उसके पीछे जो उसकी अपनी फैमिली है, वही बात है, बहन भाई हैं, पेरेंट्स उनको हैं, सपोर्ट करना है। उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अब एक जो है मेल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फैमिली का, तो उससे एक्सपेक्टेशंस और यहाँ तरह मिस के ये होते जो हैं। एक टॉपिक आजकल आ रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जो लोग कहते हैं कि जाएं जल्दी, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए हर बंदे को, लड़की को भी लड़के को भी। बिल्कुल। तो वो जो एज है वो फिर टाइमली यहाँ पे इसके ऊपर काम नहीं हो रहा कि जो लड़का है वो टाइमली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाए, ताकि वो जैसे यूनिवर्सिटी से निकले तो इससे आज़ाद हो। अच्छा, हमारा ना एजुकेशन सिस्टम इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। किस तरह से कि हमारी जो एजुकेशन है वो एक करिकुलम है, एक प्रपोज्ड करिकुलम है जिसके ऊपर स्टडी करवाई जाती है और स्टूडेंट जो है वो वहाँ से पास आउट हो जाता है। एक होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, वो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में इवन के जो अकाउंटिंग पढ़े हैं उनको भी सही तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसके नहीं बारे में पढ़ाई तालीम जाती। नहीं दी जाती। तो हम जो है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएट्स निकाल रहा है, वो जो है बच्चों को एक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं दे रहा कि उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी लाइफ में, किस तरह से जो है मनी मेकिंग कैसे करनी है, इसके बारे में कोई नो हाउ नहीं होती। अगर हम बात करें, अगर मैंने जैसे साइकोलॉजी पढ़ी है तो जो है बीएस किया साइकोलॉजी में, बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है मार्केट का क्या है। एमएस किया, कोई कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बाद पता चलता है, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 10 इयर्स बैक मैंने किया था, तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि अगर जॉब लेने जा रहे हैं तो ऑफ़र हो रहा है 20,000 25,000। तो खैर मैंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मुझे जॉब करनी थी। डेफिनेटली ऑप्शन ही हाँ, नहीं है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो आपने क्योंकि जाना मैं क्या? ज़रा करियर ओरिएंटेड हाँ। थी, मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बड़े थोड़े पैसे हैं यार ये। मैंने कहा नहीं तो कम है, अब नहीं पता पैसे कैसे कमाने हैं आपको जो है। फिर इसी तरह से मैं एक फ़ीमेल हूँ, मुझे कोई ज़्यादा आपका फैमिली मसाइल का हाँ, शिकार मुझे किसी किस्म की फैमिली को जो है वो सपोर्ट नहीं करना है। अगर हम एंजाइटी डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू एजुकेशन लें, लेकिन एक मेल है अगर वो एमएस करके निकलता है 20-25 हज़ार उसको ऑफर होता है, तो वो फैमिली को तो नहीं जो है वो वो तो सपोर्ट कर खुद को सकता, नहीं खुद को सर्वाइव नहीं कर कर सकता, खुद सकता। सर्वाइव नहीं कर तो सकता। जो है वो जैसे जाके देखें, आपको से पूछा जाता है एक्सपीरियंस क्या है आपका, अब बीएस करके निकले, एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आए। तो इस तरह के ऑब्वियसली एक बंदा जो अपनी कंपनी रन कर रहा है वो नहीं चाहेगा कि अनएक्सपीरियंस बच्चा आपके पास आए। तो मैम आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरर हैं, तो क्या इस तरह की डिस्कशन, आप तो फील्ड में भी हैं, इस तरह की डिस्कशन जो है वो अदारे में नहीं होती अच्छा, हमारे यूनिवर्सिटी जो में? है, जी जी बिल्कुल, अब जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और जो है एक बिज़नेस हब और बिज़नेस एक्सपोज वगैरह अब जो है इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करना शुरू की है कि ज़रूरी नहीं आपने एक जो है वो ग्रेजुएशन या आपने मास्टर्स करने के बाद नौकरी के लिए निकलना है, आप अपना कोई स्टार्टअप करें। तो अब जो है एक माइक्रो बिज़नेस और इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात होना शुरू हुई है वैसे। इस आज के नौजवान जो है ज़ाहिर रेस लगी हुई है, हर बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत सारे जो है ना वो मसाइल देख रहे हैं कि नौजवान जो है ना वो बड़ी मायूसी का शिकार है, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो आप नौजवानों को किस तरह देख रही हैं कि वो किस तरह पुरुमीद रह के यहाँ पे स्ट्रगल करें पाकिस्तान में, क्या पैसेज है आपका? अच्छा, इस तरह से है कि सबसे पहले बात ये कि सोशल मीडिया जो है वहाँ पर हम लोगों की एक एडिटेड वर्जन ऑफ लाइफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हर पर्सन जो है एक कंपैरिजन ट्रैप के अंदर है। हम हर टाइम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, कि जो है लोग वेकेशंस पे हैं, एक लग्जरी लाइफ देख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना
वो हर पर्सन ने बहुत बढ़ा हाई लिया कर लिया। है, बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो जो है हर पर्सन अब चाहता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वही हो जो मैं सोशल मीडिया पे लोगों का देख रहा हूँ। अगर इफ़ दे कैन अफोर्ड व्हाई नॉट मी। तो अब उसका सबसे जो है एक कह लें कि आसान तरीक़ेकार ये लगता है बाहर चले जाओ, क्योंकि ओबियसली करेंसी इफ़ेक्ट करती है ना, करेंसी मैटर ना। यहाँ की जो करेंसी अगर एक पर्सन यूरोप चला जाता है तो 375 आई थिंक चल रहा है अभी, तो यहाँ और यहाँ में भी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो वो वहाँ पे अर्न करता है और फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाता है इस तरह से, ताकि जो है मैं और ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हें एसेट्स बनाने से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपना एक इमेज बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हम पाकिस्तान में हैं लेकिन इफ़ वी आर पोस्टिंग समथिंग इन यूरोप और कनाडा और अमेरिका तो वी लुक कूल। ज़्यादातर ये इशू है। अगर हम सक्सेस की बात करें कि व्हाट इज़ द रियल सक्सेस, तो रियल सक्सेस जो है वो ये है कि आप सबसे पहले तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो, आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है, आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। अब सक्सेस का जो है वो डेफिनेशन हर पर्सन की डिफरेंट होती है। एक पर्सन के लिए सक्सेस ये है कि वो कहता है कि मैंने जो है लोगों को सर्व करना है। मैं अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो बाहर पढ़ते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आके अपने बैकवर्ड एरिया के जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग, वो आते हैं आके अपने जो है एरिया के अंदर छोटा सा स्कूल बना लेते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और कहते हैं हम यहाँ पे सर्व करेंगे। उनका सक्सेस वही है। तो अब डिपेंड करता है एक पर्सन का, उसके लिए उसकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन बनती है आपके इर्द गिर्द के लोगों से, आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, आपके आसपास के दोस्त वो किस तरह के सक्सेसफुल हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं वो किस तरह से आप उनके हिसाब से देखते हैं। तो एक्चुअली बात ये कि हम सक्सेस का क्राइटेरिया भी लोगों के थ्रू लेते हैं, खुद नहीं ड्राइव करते कि मैंने कि एक्चुअली सक्सेस है क्या। इस चीज़ के बारे में पर्सन खुद क्लियर ही नहीं है। एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाव के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है, कैसे वो इस डिप्रेशन से बच सकते हैं? एंजाइटी और डिप्रेशन ये दोनों ना बिल्कुल सेपरेट डिजीज़ हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट मेंटल इलनेस है। आप कह लें कि एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। जो डिप्रेशन है इसके अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, आप बिल्कुल होपलेस फील करते हैं, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक जो डाउन फीलिंग आती है ना, जिसमें सुसाइडल थॉट्स हो सकती हैं, आप अपने को बहुत अकेला फील करते हैं और जो है आप कोशिश करते हैं कि आप सबसे अलग होकर रहें, ठीक है, और हर चीज़ में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। जो एंजाइटी है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाती है, जिसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि काम बॉडी के अंदर कांपने लग जाती है, आपका जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपको फील होता है इस तरह से, सांस अटकना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है। इस तरह की जो कंडीशन आती है वो एंजाइटी होती है, जिसमें बेचैनी आ जाती है, घबराहट आ जाती है। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। अच्छा, अब डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों होती भी, इनके पीछे जो रीज़न्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। डिप्रेशन के पीछे कोई लॉस हो सकता है आपका, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो अनरिजॉल्व रह गई है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप कुछ करना चाह रहे थे और वो नहीं हुआ और आपने कुछ लॉस कर दिया, जैसे जॉब लॉस हो सकता है, जो है रिलेशनशिप के अंदर कोई इशू हो सकता है, इस तरह की चीज़ों से। एंजाइटी जो होती है वो फ्यूचर की वजह से होती है। आप फ्यूचर हैपनिंग के लिए परेशान हैं और आप जो है आपके कंट्रोल में वो नहीं है और उस चीज़ के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ये ओवर थिंकिंग जो है वो आपको एंजाइटी दे रही होती है। आप परेशान हैं, कल टेस्ट होने वाला है, आपने उसकी प्रिपरेशन करने के बजाय आप परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जैसे रिज़ल्ट आने वाला होता है, बच्चे परेशान हो रहे होते हैं और जो है वो घर में इधर उधर फिर रहे हैं, परेशानी ले रहे हैं और जो घबराहट हो रही है, कुछ लोग पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अपकमिंग जो भी हैपनिंग होने वाली है उसके लिए अगर आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है तो वो एंजाइटी है। अगर प्रीवियसली कुछ हो गया है जो आपके पास्ट में हुआ है, कोई लॉस हुआ है, तो वो डिप्रेशन पे सवार कर लिया है, वो डिप्रेशन है। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें आप किस तरह से आगे कोप अप कर सकते हैं। एंजाइटी के लिए तो सिर्फ एक बात कहूँगी कि जो है हम जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और जो चीज़ अभी हुई भी नहीं है तो उसके बारे में फोरकास्ट किया हुआ है पहले, हाँ, तो उसके बारे में ओवर थिंक करने से बेहतर है स्ट्रैटेजी बनाएं। ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी बनाए ना, ताकि चीज़ें जो है अगर जैसा आप चाहते हैं वैसा ना भी हो, आपको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस होता है कि आई डिड वेल। अगर नहीं हुआ तो जो है इन फ्यूचर कुछ अच्छा हो जाएगा। जब आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप उस पर मेहनत करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप जो है चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाते हैं। और दूसरा जो है एक चीज़ और कहूँगी कि
रिलीजियस वैल्यूज़ को थोड़ा सा जो है प्रमोट करना चाहिए। और जितना जो है ये नहीं कह रही कि दीन जो है वो आपकी डिप्रेशन एंजाइटी का हल सिर्फ दीन से साथ जो है वो, लेकिन उससे सुकून कम से कम वो हाँ, रास्ता मिल जाता है आपका जो इंसान। तवक्कुल है ना अल्लाह ताला पे, जो आपका यकीन है, ये जितना स्ट्रांग होता है आप उतने ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर अल्लाह ताला पे रिलैक्स छोड़ होते देते हैं जाते ना। हैं। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम उस चीज़ को भी अपनी जो है वो बेहतरी समझकर वो भी छोड़ अल्लाह देते पे छोड़ देते हैं। तो दीन के साथ जो थोड़ा सा जो है वो लगाव ज़रूरी है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन में हैं तो आप सिर्फ जो है नमाज़ें पढ़ते रहें, जिक्र करते रहें। तो आपको जो है अपने प्रॉब्लम के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना लाजमी है। जैसे जो डिप्रेशन है इसके मतलब थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि इंसान जो जॉब से निकाल दिया गया है, या उसका कारोबार में नुकसान हो गया, या उसने एक स्टूडेंट है उसका एक टारगेट था कि मैंने ये वाले जो लेवल है वो अचीव करना, वो नहीं कर सका, तो वो कैसे फिर उसको कैसे कॉन्फिडेंस दें, आप अपना एक मशवरा दें, कंसल्टेंसी दें कि वो किस तरह वो उसको लेके आगे बढ़े। अच्छा, अब जॉब लॉस और जो है एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो है ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं। जब भी हमारे पास कोई एक पेशेंट आता है ना, कोई भी क्लाइंट आता है, तो हम उसका इंडिविजुअलाइज्ड प्लान देखते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री देखनी होती है ना सबसे पहले कि एक पर्सन की हिस्ट्री क्या थी। अब देखें, एक तो हो गया, फ़र्ज़ करें चलें जॉब लॉस ले लेते हैं, जॉब से निकाल दिया, हो गया। अब सबसे पहले तो एनालाइज़ करें कि प्रीवियस क्या प्रैक्टिसेस थी जिसमें अगर जो है वो डाउन साइजिंग की गई तो आपको सिलेक्ट किया गया। वो कौन सी हाँ, लिस्ट थी जिसकी वजह से मैं हाँ, क्यों उस हाँ। लिस्ट में आए। सबसे पहले आप ये देखें, ये करने के, हाँ अब तो हो गए ना, आप डाउन साइज हो गए हैं, उसके ऊपर रिग्रेट करें, और रिग्रेट करना चाहिए, क्योंकि इमोशन जो आपके हैं अगर उसको आप सप्रेस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल सप्रेशन जो है ये फिर साइकोसिस की तरफ ले जाता है। इमोशनल सप्रेशन नहीं करना चाहिए। जॉब लॉस हुई है, आपको उसके ऊपर वो सैडनेस होनी चाहिए, एक जो है नॉर्मल परेशानी जो है वो ऑब्वियसली आनी चाहिए। अपने इमोशन का इजहार करें, आप परेशान हैं, आप हों परेशान, लेकिन उसको प्रोलोंग करना गलत बात है। अच्छा, अब एक क्लाइंट आपके पास आ जाता है हमारे पास, जो कहता है कि मेरी जॉब लॉस हो गई और मैं डिप्रेशन में हूँ, उसके बाद मैंने अब आगे कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर इस तरह ही आते हैं कि हमने आगे कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो जो है प्रीवियस प्रैक्टिसेस की तरफ हम लेकर जाते हैं उसको, कि सबसे पहले तो एक्नॉलेज करते हैं ना, आप जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड देना होता है। वो कहता है मैंने जॉब नहीं आगे करनी है, हम कहते हैं नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है आपने। हम सिर्फ थोड़ा सा पिछला एनालाइज करते हैं हिस्ट्री को, फिर हम वहाँ पे प्रैक्टिसेस देखते हैं प्रीवियस ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से डाउन साइजिंग में आप फॉल करते हैं। उन प्रैक्टिसेस को देखें, फिर पर्सन रियलाइज़ करता है कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की होगी, ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं रीज़न्स, तो एक्चुअल रीज़न्स फाइंड आउट की जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, फिर फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। फिर उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला, जॉब नहीं मिलती एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो उसके लिए सिर्फ इतना कह देना कि नहीं आप स्ट्रैटेजी बनाओ, अप्लाई करो, मिल जाएगी जॉब, ये है वो है। तो ये सम टाइम बड़ा हमारे लिए भी हो जाता है कि अगर हम किसी क्लाइंट को ही कह रहे हैं हाँ ठीक है मिल जाएगी, कुछ नहीं होता, पॉजिटिव रहे, स्टे पॉजिटिव, वो सर में कुछ मार के जाएगा कि जॉब हमें इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि भाई एक हम फिर ना जो हमारे पास क्लाइंट आता है हम उसको खुद मार्केट स्ट्रेटजीज निकाल के देते हैं, हम उसे खुद जॉब पोस्ट निकाल के देते हैं, खुद बताते हैं। फिर सम टाइम कुछ लिंक्स के थ्रू आगे भी उनको प्रमोट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने एक पर्सन है ना उसके प्रॉब्लम को सही तरह से सॉल्व करना है। अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो फिर हम उससे कहते हैं आप कोई माइक्रो बिजनेस की तरफ चले जाएं। आज का नौजवान दूसरों को देखा देखी भी रेस में है, पैसा कमाने के चक्कर में वो सही गलत को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ज़्यादा पैसा बनाने की जो हवस है या रेस है, ये इंसान की जहनी जो बीमारी है किस हद तक ये असरअंदाज हो रही है नौजवानों में, इसके मतलब ज़रा बात करें। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कंपैरिजन ट्रैप चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। अब एक पर्सन जो है वो मनी मेकिंग में बहुत ज़्यादा है, उसको कि मैंने बहुत पैसा बनाना है, उसकी वजह से देखें जब आपने बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है वो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड करता है, आपकी एफर्ट्स रिक्वायर्ड करता है, आपकी जो है आपकी बहुत ज़्यादा कोग्निटिव जो है वो थॉट पैटर्न आपके बहुत ज़्यादा वो जो है वो ले रहा होता है। अब
जब आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकेंगे, आप अपना मेंटल कैथारसिस नहीं कहीं कर सकेंगे, आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे, जब रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे आप उसकी वजह से भी डिस्टर्ब होंगे, फिर जो है बहुत ज़्यादा टाइम की वजह से और बहुत ज़्यादा जो है मनी मेकिंग में इंडल्जेंस की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस आएंगे, ठीक है। और फिर जो जितना पैसा आ रहा है आपको वो भी कम लग रहा है, आपको और करना है, फिर आप डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और बिज़नेस के अंदर लॉस भी होते हैं, फिर एक जगह लॉस हो रहा है, किसी एक जगह फ़ायदा हो रहा है, तो आप जो है एक जो लाइफ है ना जिसको एंजॉय करना है आप उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, आप अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, तो फिर ओबियसली आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो क्या नौजवानों को क्या पैगाम है आपका, फिर वो किस तरह वो मैनेज बात करके चलें ताकि वो अब जिस हालत में देखिए हैं उसी में खुश रहने की कोशिश करें, ना कि वो आगे नहीं देखें, अब ये तो हम नहीं किसी को कह सकते ना कि भाई यू डोंट डिज़र्व लग्जरी, ठीक है। तो अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक वर्क लाइफ बैलेंस के साथ आप अगर कर सकते हैं तो आप करते रहें, क्योंकि देखें हमारी एक लाइफ है ना, उसमें हमारे कुछ रिलेशन है, हमारी एक जो है वर्क के अलावा भी लाइफ है, मनी मेकिंग के अलावा मनी स्पेंडिंग भी तो करनी है ना थोड़ी सी, थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान रखें, अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दें, तो चीज़ों को बैलेंस लेके अगर आप चल सकते हैं और जितना मर्जी आप कमाएं, क्योंकि पैसा कमाने की कोई हद नहीं है। मैं तो खुद जो है मनी मेकिंग के हक़ में हूँ, तो मनी मेकिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर वो आपकी मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पे है, आपकी फैमिली रिलेशनशिप की कॉस्ट पे है, तो फिर यू हैव टू टेक पॉज। फैमिली रिलेशन के ऊपर बात करते हैं जी। कि आजकल जो हम देखते हैं कि मियाँ और बीवी के जो ताल्लुकात हैं आपस में, उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है घर के ऊपर। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं आजकल मियाँ बीवी को किस तरह जो है आप सेशन करती हैं घर में रहें ताकि घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव हो और उनके बच्चे जो है पॉजिटिवली ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ सकें? अच्छा, जो पेरेंटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है चाइल्ड ग्रोथ के ऊपर, इसी तरह से कपल रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब जो है अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक जो है वो फादर है, वो घर में जो बच्चों की मदर है, अपनी स्पाउस है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, और यहाँ कोई डोमेस्टिक एब्यूज़ का जैसा कोई रिलेशन है उनका, तो अब देखें वहाँ पर क्या होगा, जो बच्चे हैं वहाँ पर एक डोमेस्टिक एब्यूज़ और एक डिसरिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट में जो ग्रो कर रहे हैं, तो उनका जो है घर में जो है वो बिल्कुल ही जो है डिसऑर्गेनाइज किस्म का उनके बिहेवियर होंगे। अगर जो है फादर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत सख्त है, तो बच्चे या तो एंशियस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, या रेबेलियस हो सकते हैं। उस घर के जो बेटे हैं वो भी आगे से वही चीज़ को लर्न करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तो कपल की आपस में अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर जो है कोई इश्यूज़ हैं वो आपस में रिजॉल्व करें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बच्चों को लाजमी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनके साथ भी डिस्कस करने चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप बच्चों से बिल्कुल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते हैं ना किसी भी किस्म के, तो वो जो है बिल्कुल ही फैमिली से अलग हो जाते हैं, उनको नहीं लेने देना होता अपने पेरेंट्स से। फिर तो जो है पेरेंट जो भी कपल्स के इश्यूज़ हैं आपस में वो आपस में रिजॉल्व करें, और घर के जो मैटर्स हैं उसके साथ अगर कोई इशू आ रहा है तो बच्चों को इन्वॉल्व करें। कि जो बीवी वो मर्द ये कहते हैं जी हम घर में जाते हैं तो हमारी वो इस तरह इज्जत नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती, औरतें आगे अपनी डिमांडें पहले रख देती हैं। हाँ, तो आप औरतों को क्या कहेंगे, मर्द जब बाहर से आए घर तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे ताकि वो खुश हो जाएगा रहते हैं? जी बिल्कुल, दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि जो है वो मेल भी जो है वो भी जो है डोमिनेंट हो सकता है, सम बहुत से घरों में फीमेल्स बहुत डोमिनेंट है, और जो है वो वैसे जो आपसे बात की है कि डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, और जो है वो उनका बात करने का तरीका बहुत सही नहीं होता है, बदतमीज़ी से बात करती हैं, तो ये भी होता है। ज़्यादा आपके पास किस तरह के ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं फैमिली रिलेशंस के ऊपर, ब्रेकअप के ऊपर? मतलब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि एक मर्द सुबह बाहर गया, शाम को घर आया, तो औरत को जब वो घर एंटर हो तो कौन सी चीज़ें उसको मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो सारे दिन की जो बाहर के मसले हैं ना मर्द के, वो एकदम से भूल जाए? इसके ऊपर मुझे अच्छा, इस तरह से है कि जो है सजेशन यही होती है कि कोई भी बंदा है, वो मर्द है, वो औरत है, या कोई भी घर का पर्सन है, जब वो घर से बाहर है वो बहुत सी चीज़ों से डील करके आ रहा होता है। अपोजिट ले लें कि अगर लड़की जॉब कर रही कोई भी है, मैं कह रही दोनों में इक्वली, दोनों में से कोई भी पर्सन है, वो जब कोई भी इंसान जब बाहर से आता है, इसलिए वो बाहर से आपको नहीं पता वो किस किस्म की चीज़ों से डील करके आया। तो अब एक बंदा घर में है, सम टाइम वो भी बहुत सी चीज़ों से डील कर रहा होता है, जैसे सास के और बहू के इश्यूज हैं, देवरानी जेठानी के मसले हैं, उससे ज़्यादा तंग हो और बीवी सारा दिन इंतजार करती है कि ये आएगा तो इसको सुनाऊंगी तो इसको सुनाऊंगी सारी बातें।
तो अब उसमें ये होता है कि आते शुरू ना हो ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी होती है आपस में। लेकिन ये होता है कि आप जो है जब कोई बंदा बाहर से आया तो उसको एक अच्छे से डील करें। एक जैसे एक नॉर्मली आप एक पर्सन आता है, आप डील करते हैं, घर के मैटर डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, एक जो है रिलैक्सेशन बिहेवियर होना चाहिए, और उसके बाद 2-4 घंटे ले लें फिर शुरू हो जाए। नहीं देखिए ना, लेकिन डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, इसमें ना मेरा ख्याल में ये डिस्कशन जो है वो कम, अगर घर की बातें अगर मर्द से कम डिस्कस हो, मेरा जी ख्याल मैं वो इसी ज़्यादा। तरफ ही आ रही थी। देखें इसलिए ना एक जो है एक एजुकेटेड फ़ीमेल का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर एक लड़की एजुकेटेड है, वो बहुत से मसाइल खुद ही रिजॉल्व कर लेती है अपने, ठीक है। अगर एक लड़की जो है, अब पेरेंटिंग इसमें आ जाती है, अगर एक लड़की है जिसकी पेरेंटिंग ऐसी हुई है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अपने घर में भी अपने मसाइल अपने पेरेंट्स के साथ मिलके वो रिजॉल्व करती रही है, तो उसको पता है कि मैंने डीलिंग कैसे करनी है, तो वो फिर अपने इश्यूज़ खुद डील कर सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो वो अपने इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करती है। तो अगर एक लड़की एजुकेटेड नहीं है, उसको घर में भी ऐसा माहौल नहीं मिला, उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं करनी आती, तो वो फिर ओबियसली जो है उसको फिर कोई चाहिए कि जो उसके भी हाफ पे आके मसाइल को हल करे। तो इसलिए फ़ीमेल एजुकेशन मेरा इसे क्या कहा है। जाता है, आम ज़बान में ये कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो फिर वो, इसका मतलब है असल कामयाब तो वो औरत है जिसने बिल्कुल मर्द को कामयाब किया है। जी। तो फिर ये इस तरह के मसले आते क्यों हैं? मतलब अगर कामयाबी का दारोमदारी औरत के ऊपर है तो फिर सारी जिम्मेदारी तो औरत पे आ गई घर की, इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर देखिए, अब हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना। नहीं ये देखें, ये वर्ल्ड वाइड ये जी कोटेशन जी है। बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड कंडीशन होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अब हर बंदा अलग तरह बिल्कुल डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरह से डीलिंग कर रहा है। तो जो है बहुत सी बिल्कुल ऐसी बात है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो हैं जो कि अपने मैटर्स खुद रिजॉल्व करती हैं, और अपने और जो है वो लिटरल हैं हर तरह से। बिज़नेस की उनको नॉलेज होता है, उन्हें फील्ड का नॉलेज होता है, मार्केट का नॉलेज होता है, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही होती हैं। अगर जो है वो सपोर्ट उसको बिज़नेस या किसी चीज़ में नहीं करी तो इमोशनल सपोर्ट बहुत कर रही होती हैं। तो जो है ओबियसली फिर जो है वो अच्छा मिस, आपके पास आजकल दूसरी शादी के जो आपके पास आते होंगे लोग मसाइल लेके, दूसरी शादी मर्द में दूसरी शादी की तरफ क्यों जाता है? इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट वाइफ या Yes. आफ्टर डिवोर्स? नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट वाइफ। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट वाइफ। देखें, इसमें तो जो है कम्युनिकेशन गैप है, अंडरस्टैंडिंग गैप है, और दूसरा जो है दूसरा वही बात है कि इस्लाम ने इजाज़त दी हुई है, तो इस ये रीज़न भी है। नहीं वो तो एक लास्ट रीज़न है। इस्लाम ने ऐसे तो इजाज़त नहीं दी कि आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। इस्लाम ने जब बराबरी का हुक्म साथ दिया कि आप कर सकते हैं तो फिर उस अब इसमें ना देखिए अफोर्डेबिलिटी होती है। एक पर्सन जो है उसको लगता है कि मैं अब अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो दूसरी शादी की तरफ भी चला जाता है। क्यों जाता? अफोर्ड करना इन सेंस ये है कि वो उसके पास पैसे हैं, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी दूसरी शादी की तरफ क्यों जाते हैं? ये ज़रा सख्त सवाल है, इसलिए आपसे इसलिए किया कि आप ज़रा हमारी जो हमारी बहनें हैं उनको आप ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें कि उसको नहीं जाने देना आपने। देखिए सबसे यानी पहले उसको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो सोचे ही ना दूसरी शादी की तरफ। Obviously, मेरा बेसिकली ये जी, क्वेश्चन अब जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया कि जो है वो घर में हस्बैंड को सुकून ही नहीं देना। जब आपने अपना हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो भी आप दिन में डील कर रही हैं, एक बंदा बाहर से 100 चीज़ों से डील करके आया, आप ला के उसके सामने हर चीज़ रख रहे हैं। फिर जो है एक होता है कम्युनिकेशन, सिर्फ यही नहीं कि आप जो कन्फ्लिक्ट है उसको डिस्कस करें, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये हो गया वो हो गया। रियल कम्युनिकेशन ये होती है कि आप जो है एक जो मर्द है उसकी बात को सुनो कि भाई आपका दिन कैसा गुजरा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, सारा दिन कैसा है, बिल्कुल आप जो है अपना टाइम किस तरह से एक अच्छा टाइम कैसे गुजार रहे हैं, आप अपने हस्बैंड से क्या डिमांड कर रही हैं कि भाई आप जो है इतने दिन से बिजी हैं, आप थोड़ा सा टाइम निकालें, वी विल प्लान सम आउटिंग। तो आपका कनेक्शन क्या है? प्रॉब्लम इज़ दैट कि एक जो रियल इमोशनल कनेक्शन है ना वो वीक होता है, जिसकी वजह से अगर कहीं बाहर से थोड़ी सी भी अटेंशन मिलती है, स्पेस तो ऑलरेडी बन गई ना घर में, तो स्पेस को फिल करने के लिए कोई थोड़ा सा जो आपके अंदर एक जो है अनअटेंडेड इमोशन है और वो इमोशन अटेंड कर रहा है बाहर कोई, तो आप ओबियसली उसकी तरफ माइल हो जाओगे। तो आपको पता है कि मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, अफोर्ड समटाइम लोग हैं अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है वहाँ पे वो कहते हैं मेंटल पीस भी तो चाहिए ना कहीं पे हमें, तो ये इश्यूज होते हैं। अपना माहौल किस तरह का रखें ताकि वो मेंटली रिलैक्स रहें?
किस तरह की कम्युनिटी के साथ नौजवानों को बैठना चाहिए? आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ दौड़ लगी हुई है, तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि अपने इर्द गिर्द का माहौल किस तरह रखें? अच्छा, अब देखें, सबसे पहले कि आपने अपना इर्द गिर्द का माहौल या कोई भी चीज़ आपने अपनी लाइफ में चूज़ कौन सी करनी है जिसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए आपको जो है वो बुरा फील ना हो। ठीक है, बोलिए आप। अच्छा, मैंने कहा नहीं शायद ना, उनको मैं कहता इधर से पूछिए। अच्छा ठीक है, दोबारा से। हाँ, इसका जवाब। अच्छा, ये जो है ना कि भाई आपका इर्द गिर्द का माहौल क्या, आपने कैसी चीज़ें चूज़ करनी है, आपने पीयर ग्रुप क्या रखना है, तो ये सब चीज़ें ये हैं कि आप सबसे पहले देखें आपकी सोशल बाउंड्रीज़ क्या हैं, आपकी रिलीजियस बाउंड्रीज़ क्या हैं, और ऐसी चीज़ें चूज़ करें अपनी लाइफ में जिसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए आपको बुरा फील ना हो। क्योंकि हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ सोशल वैल्यूज़ होती हैं, और इसी तरह से कुछ होती हैं जो कि हमारी एक फैमिली बाउंड्रीज़ होती हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको इस किस्म का कोई इशू नहीं आता है। आप रिलीजियसली इंटैक्ट हैं, आप अपने कल्चर और लीगल सिस्टम के साथ इंटैक्ट हैं, फिर आप जो है अपने पीयर ग्रुप जो है उसको बड़ा वाइजली चूज़ करते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो कि सब्सटेंस अब्यूज़ में है तो आप उसको नहीं अपने पीयर ग्रुप में शामिल करते हैं, कि आप कहते हैं नहीं ये मेरी बाउंड्रीज से बाहर है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ बाउंड्रीज़। आपने अपनी सेल्फ बाउंड्रीज़ कैसी बनाई हुई हैं, आपकी अपनी सेल्फ मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, ये आपने चूज़ करना होता है बहुत वाइजली। फिर जो है आपकी मेंटल हेल्थ और आपके इश्यूज़ जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मुस्तकबिल के बारे में बार बार सोचना, उसके ऊपर वरी होना। इसको कहते हैं रूमिनेशन, कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप बार बार सोचते हैं, बार बार चीज़ों के बारे में एक सिनेरियोज़ बिल्ड करते रहते हैं। अब वो जो सिनेरियोज़ बिल्ड करते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की ओवर थिंकिंग चल रही होती है। नेगेटिव ओवर थिंकिंग ये होती है जिसमें आप परेशान हैं, आप जो है वो वर्स से वर्स सिनेरियो क्रिएट करते हैं, आप उसके बारे में एंशियस होते रहते हैं। एक होती है पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, जिसके अंदर आप फ्यूचर में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं और आपका डोपामिन हिट आपको मिलता है, आप हैप्पी फील करते हैं। तो आप क्योंकि उस जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, जो पॉजिटिव ओवर थिंकिंग है उसके साथ आप हैप्पी फील कर रहे हैं, तो आप बैठ के अपना जो फ्यूचर का जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं आप उसको सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और आप बैठे खुश होते रहते हैं। काम करने के बजाय आप सोच सोच के खुश हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं। जब आप नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में तो उससे जो है आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और जब आप फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव ओवर थिंकिंग होता है, पॉजिटिवली सोचना अपने फ्यूचर के बारे में होता है, ओवर थिंकिंग करना बहुत ज़्यादा सोचना, उसमें क्या होता है कि उसमें आप जो है अपना टाइम जो है वो सारा अपना काम करने की बजाय अपना ओवर थिंकिंग पे वेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंसान को ख़ुद के ऊपर कितना अपने आप के ऊपर सोचना चाहिए, अपनी जो कमी पेशी है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। वैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है ना, ये भी आप इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव से। अब किसी हद तक सेल्फ क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि भाई मैं अपने आप को जो है वो थोड़ा सा देखूं कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें गलत हैं, मुझे उनको ठीक करना है, सिर्फ इस हद तक ठीक है। लेकिन कुछ लोग सेल्फ क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा कर लेते हैं अपने ऊपर जिसकी वजह से वो खुद ही डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, इस हद तक सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसमें वो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, टोटली वर्थलेस हूँ, हमेशा हर काम गलत मेरे से ही होता है, तो वो डिप्रेशन की तरफ फिर चले जाते हैं। तो वहाँ पर हम फिर जो हमारे पास क्लाइंट आता है जो कि सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ जा रहा होता है, उसको फिर हम क्या कहते हैं कि आप थोड़ा सा जो है सेल्फ लव की तरफ आएँ। लेकिन अगर जो है एक पर्सन जो है उसके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं है तो वो नार्सिसिज्म की तरफ चला जाएगा, ग्रैंडियोसिटी लेवल उसके अंदर आ जाएगा ना, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई इशू नहीं है। तो जो है एक अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त ही नहीं करता, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त भी नहीं करता और ख़ुद भी अपने आप को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करता। देखिए हम गलतियाँ करते हैं, सबके साथ इश्यूज़ हो सकते हैं, समटाइम हम कहीं बिहेव कर देते हैं किसी तरह से और वो गलत होता है और हमें बाद में रियलाइज़ होता है, हम अपने आप से कहते हैं नहीं यार ये मैंने गलत किया है, मुझे दोबारा नहीं ऐसा करना। तो जो जिसके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं है
वो क्या करेगा, वो नार्सिसिज्म और ग्रैंडियोसिटी का मैं तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और अब एक पर्सन जो अपने आप को ज़रा सी बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है तो वो क्या होगा, वो जो है डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, सेल्फ वर्थ उसकी कहेगा मेरी है ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगा। अब अच्छा, सेल्फ क्रिटिज़म के जो मीनिंग है वो दो तरह के लिया जा सकते हैं। एक होता है सेल्फ क्रिटिज़म खुद करना, एक होता है अपने ऊपर सेल्फ क्रिटिज़म बर्दाश्त करना। ठीक है कि आप जैसे किसी अगर की बात को बर्दाश्त किसी की करना, बात चाहे को, वो सही हाँ, हो किसी या के गलत। ओपिनियन को बियर करना, तो दोनों तरह से लिए जा सकते हैं। तो किसी की तनकीद को खुद को बर्दाश्त करना, इसका कितना पॉजिटिवली देखिए अगर एक impact होता पर्सन है? जो है वो ओपन टू लर्न है, कितना अहम है ये तनकीद को जी जी बर्दाश्त करना बिल्कुल, खुद अगर एक पर्सन इस ओपन तरह टू हमारे आजकल लर्न, सियासतदान है, हम इतनी तनकीद करते हैं उनको ज़रा भी असर नहीं होता। क्योंकि उन्होंने माइंड मेकअप अपना किया हुआ है। अच्छा देखिए, अगर एक पर्सन ओपन टू लर्न है ना, ठीक है कि भाई मुझे अपनी जो है पर्सनैलिटी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, अगर किसी ने मुझे कोई बात की है तो क्या रीज़न है, क्या अगर पॉजिटिव एनालिसिस आप अपना करते हैं कि यार अगर जो है मुझे ये बात कही गई है तो क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये वाकई मेरे अंदर प्रॉब्लम है। अगर आप एक पॉजिटिव सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं तो सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट आप पे करती है। तो अगर जो है वो आप नार्सिसिज्म में, ग्रैंडियोसिटी में है, तो आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो आप उसका सर भी फाड़ सकते हैं कि हाउ डेयर यू। भाई आपने मेरे बारे में क्यों ऐसा सोचा, क्या और अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि पहले से ही एंशियस है, ठीक है, उसको पहले परेशानी लगी रहती है हर चीज़ की, और उसको और डिप्रेस टाइप का यहाँ पर्सन है, वो उसको आपने कुछ कह दिया है कि तुमने गलत किया, तो क्या कहा है मैंने पता नहीं क्या कर दिया, वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में डीप सोच लेगा, सेंसिटिविटी हाँ बहुत ज़्यादा होगी। अब रही बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में जाने का पहला रूल यही है, आपने जो है वो सेंसलेस हो जाना है। यंग हैं और बहुत सारी गहरी नज़र है आपकी सोसाइटी के ऊपर भी, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो है लोग आते हैं, हर तरह के नौजवान भी, बूढ़े भी, फैमिली वाले भी। तो आप क्या देख रही हैं कि पाकिस्तान के आगे आप होपफुल हैं, जिस तरह आज की यूथ तो सारी मायूस है, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं भी यूथ ही हूँ, इसीलिए मैंने, क्योंकि आप कंसल्टेंट है ना बेसिकली, तो आपका मैं मैसेज आना चाहूँ यूथ के लिए कि अगर तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ठीक है, अगर जो है हमारी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, तो उसमें अगर वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करते हैं, वो यहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, कोई बिज़नेस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री करें, फॉरेन में करें ना, यहाँ पे करें ना, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, तो पाकिस्तान का जो है वो फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट तो फिर जी, अभी मैं भी नौजवानों को क्या भी मैं फ्यूचर ही बता रही हूँ, अगर ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़ॉरेन की बजाय पाकिस्तान में होती है, और जो जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, तो अगर होंगी तो फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। नहीं, अगर नहीं होती तो फिर नौजवान क्या कहाँ जाएं, फिर बाहर जाएं, फिर सही जा रहे हैं, फिर तो ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना ब्रेन फिर ड्रेन हो रहा है। बिल्कुल। अब देखें जो भी अब एक पर्सन है, वो मैंने पहले जो जिक्र किया, मास्टर्स करने के बाद आपको जो है वो 40-50 यहाँ तक ऑफ़र किया जाएगा, तो एक पर्सन को यही कहेगा ना मैं अपनी एनर्जी, अपना जो है वो टाइम किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ मुझे इसकी ज़्यादा कीमत मिलती है। एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, क्या पैगाम देंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या अपने इदारों को? मैं तो जो है अगर पैगाम देना चाहूँ तो वो तो यही दूंगी कि भाई अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें यहाँ पर जो है, और स्टूडेंट्स को एक फ़ाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत फोकस करवाएं, और जो है ऐसे ब्रेन जो है क्रिएट करें जो कि पाकिस्तान को जो है वो फ्लरिश कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कंट्री है और इसको हमने फ्लरिश करना है। और गवर्नमेंट से भी यही कहूँगी कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में करें, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी, जो बिज़नेस होल्डर्स हैं, बिज़नेस टाइकून है, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ना, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो है माइक्रो बिज़नेस है उसको सपोर्ट करें। जब माइक्रो बिज़नेस को सपोर्ट करेंगे तो खुद ही मैक्रो बिजनेसेस भी सपोर्ट होंगे, तो जो है वो फाइनेंस के ऊपर वर्किंग करें। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या इमरान खान साहब, किसको ज़्यादा पसंद करती हैं? सर अब जो है ये डर लगता है बताने की। बताएं जो जिसको भी आप पसंद करती हैं, ये तो मैं जनरल क्वेश्चन की है, ये हर किसी से हम करते हैं, ये तो राइट है आपका पसंद नापसंद का। सर देखिए अगर पॉलिटिक्स की अगर आप बात कर रहे हैं कि पसंद किसको करते हैं, देखिए हमने किसी को यहाँ पे पर्सनल लेवल पे तो पसंद करना नहीं है, क्योंकि पर्सनली हम किसी को नहीं जानते, मुलाकात की हमने वो देखने हैं कि जो काम करता है, जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो मुल्क के लिए बेहतर होगा
हम देखते हैं कि अभी जो है जो हुकूमत करंट चल रही है, अगर वो 5 साल के अंदर पाकिस्तान की जो है वो एक नाम बनाती है, पाकिस्तान को किसी जो है लेवल पे लेके जाती है, तो ये गवर्नमेंट अच्छी है। अगर जो हमें देखें गवर्नमेंट से कंसर्न होना चाहिए और हमें पाकिस्तान की जो है वो प्रोग्रेस से कंसर्न होना चाहिए। पर्सनली हमें किसी के साथ ना हमारा कनेक्शन है कोई और ना हमारा एज ए पर्सनैलिटी, ये तो आपने जनरल जी, बात बता दी जनरल कि जो ओपिनियन, ज़ाहिर है मुल्क के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है, बिल्कुल वो हमारे लिए एज ए अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ जो भी रूल कर रहा देखिए है, अगर एज ए पर्सनैलिटी। देखिए एज अ पर्सनैलिटी तो सभी यूथ इमरान खान को ही पसंद करती है, तो तो ऑब्वियसली हम भी उसको पसंद करते आपको हैं। किस वजह से आपको इमरान खान पसंद है, क्या मुझे खास बात नजर आती है मुझे आपको? इमरान खान का वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी टॉक थेरेपी है, मेरा पूरा जो है वो करियर ही हमारा इसी चीज़ पे बेस करता है कि हाउ वी कम्युनिकेट विद सम पर्सन। तो मुझे उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत पसंद है, उनका वे ऑफ डिलीवरी ऑफ स्पीच बहुत पसंद है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। बच्चों की जहनी सेहत को यानी मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए वालिदैन को किन इक़दामात की ज़रूरत है, या वालिदैन को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, इस यहाँ ना सबसे पहले आपको बताऊंगी कि पेरेंटिंग होती किस तरह की है। सबसे पहले एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल ये होता है जिसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं, जो ऐसे बच्चे जो कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में रेज हो रहे होते हैं, वो जो है वो एंशियस टाइप के होते हैं या रेबेलियस हो जाते हैं। फिर एक आता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव जो है एक बहुत अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रोल के साथ साथ गाइडेंस भी देते हैं। तो जो बच्चे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के अंदर ग्रोम अप होते हैं वो जो है उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, वो एक जो है वो इमोशनली भी स्टेबल होते हैं। फिर आते हैं परमिसिव टाइप। परमिसिव पेरेंटिंग जो होती है उसमें ये होता है कि पेरेंट्स कोई रोक टोक नहीं करते, किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता, हर चीज़ में अलाउ कर देते हैं उन्हें। होते हैं ना ऐसे बहुत ही फ्री पेरेंट्स होते हैं, बहुत ही लीनियर टाइप की पेरेंटिंग होती है। उसमें जो बच्चे ग्रो करते हैं उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत वीक होता है। ओबियसली जब उन्हें कंट्रोलिंग सिखाई ही नहीं गई है तो क्या होगा, उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा वीक होता है। फिर हमारे पास एक आ जाती है जो कि निगलेक्टिंग पेरेंटिंग होती है, जिसके अंदर पेरेंट्स बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जो है फादर अपने कामों में बिजी है, मदर अपने कामों में बिजी है, नहीं पता उन्हें बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। तो जो इस तरह की पेरेंटिंग में डेवलप जो है ग्रूम अप होते हैं बच्चे, अब वो जो हैं वो अब उनका जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो बहुत लो होती है, क्योंकि उनके जो इमोशनल जो है प्रॉब्लम होते हैं बिल्कुल अनअटेंडेड होते हैं। उन्हें जो है टैकल ही नहीं करने आते अपने इमोशंस बिल्कुल भी। अब ये डिपेंड करता है कि पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटेटिव जो है वो बड़ा अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कंट्रोल भी करते हैं, उनको गाइडेंस भी देते हैं, कुछ चीज़ों पे अलाउ करते हैं, कुछ चीज़ों पे रोकते हैं। वो बच्चों की सबसे अच्छी ग्रूमिंग होती है, बच्चों को टाइम भी देते हैं, हर चीज़ को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ लेके चल रहे होते हैं। तो पेरेंट्स शुड गो विद द अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। घर का माहौल बच्चों की जहनी नशोनुमा पर किस तरह असरअंदाज होता है? घर का माहौल जो है वो ओबियसली बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि हैं सिगमंड फ्रॉइड, जो ये कहते हैं कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना वो लाइफ के फर्स्ट 7 ईयर्स के अंदर बन जाती है। यानी कि इंसान ने किस तरह का डेवलप होना है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके ट्रेट्स क्या होंगे, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसके चाइल्डहुड में डिसाइड हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा जैसा चाइल्डहुड में होता है वो वैसा ही ग्रो करता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम जो है बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे चाइल्डहुड गुजरा होता है वो चीज़ें जहन से नहीं निकलती हैं। क्योंकि देखें जो चाइल्डहुड होता है ना उस टाइम पे आपका जो ब्रेन होता है ना, इट इज़ लाइक अ ब्लैंक पेज। उसमें जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो फर्स्ट राइटिंग है, वो लिखा जा रहा है और वो आपके ऊपर एक जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालता है। इसी तरह से उसके बाद जो है हम लर्न अनलर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब इस एज में अगर बात करें तो हमने कुछ चीज़ें लर्न की हुई हैं, अगर वो हमें लगता है ठीक नहीं है हम उसको अनलर्न करके नई चीज़ें लर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे लर्न अनलर्न चल रहा है। तो जो चाइल्डहुड होता है वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट राइटिंग होती है और वहाँ पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्टफुल होती हैं। तो इसलिए कि इस जो भी घर का माहौल है, जिस तरह की भी ग्रूमिंग हो रही है घर में, वो हर चीज़ एक एक चीज़ बच्चे की ज़हनी सेहत पे बहुत असर रखती है। लेकिन एक बात यहाँ ऐड करूँगी, अपनी जो है वो लेटर एज में हर चीज़ में अपने पेरेंट्स को या अपने चाइल्डहुड को ब्लेम करना गलत है। एक इंसान जब ग्रोन अप हो जाता है, ग्रोन अप
पर्सन होता है, वहाँ पे वो चीज़ों को लर्न अनलर्न कर सकता है। अब आप एक जो है पूरे ग्रोन अप पर्सन हैं, आप चीज़ों को एनालाइज करें, जो चीज़ें गलत हैं, ठीक है, जो तब जो चाइल्डहुड में है वो आपके कंट्रोल में नहीं था, अब चीज़ें आपके कंट्रोल में है, तो चीज़ों को ठीक कर लें। बहुत से लोग इस तरह से आते हैं, पॉकेट में है सारा कुछ, जी, सब वो समझ क्या रहे हैं। करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं, हमारे माँ बाप ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया, ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ बचपन में। भाई ठीक है, जो होगा होना था वो हो गया बचपन में, अब उसको भूल जाओ, आगे जिंदगी अब है। आपकी ज़िंदगी है, इसको हाँ, आपने बेहतर अपने बचपन को लेके लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, जो खुद भी होते वहाँ हैं। पे अनअटेंडेड इमोशन है, कोई अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, निग्लेक्टफुल बिहेवियर था, कुछ भी जो कि आपके, या बहुत ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स थे, जो चीज़ें वहाँ पे आपने देखी हैं अपने बचपन में, अब आप उसका बदला लोगों से ले रहे हैं, ये गलत है। और अपने पेरेंट्स को जो है आप एक्यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, तो ये टोटली गलत है। अब आप जो है ब्लेम करने का टाइम ब्लेम गेम, हाँ, ब्लेम गेम ना करें, चीज़ें अब आपके हाथ में है, आप चेंज करें। अब तो थेरेपिस्ट जो है वो बड़े इजीली अवेलेबल है, और अब एक तो पहले सोशल स्टिग्मा है ना कि भाई आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, आप पागल हैं, ये है वो है। अब तो ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जूम पे सेशन कंडक्ट करें, किसी को नहीं पता चलेगा आपने थेरेपी ली है, लेकिन आप जो है अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं बिना किसी को बताए, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ सुकून से आप जो है चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं अपने रूम में बैठे बैठे। बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे बचाया जा सकता है, या कौन सा सोशल मीडिया ऐसा है जो बच्चों को दिखाना चाहिए माँ बाप को? देखें, जो स्क्रीन है ना वो बच्चों के लिए नुकसानदेह है, उसमें ये है ही नहीं है कि किस तरह का बच्चों को दिखाना चाहिए, किस तरह का नहीं। अब जो स्क्रीन है ना वो पेरेंट्स यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि बच्चों के साथ खुद सर ना दिमाग ना खपाना पड़े। अब खुद दे देते हैं। बिल्कुल, वो खुद हम अपने मैंने खुद 90% फैमिली में भी देखा है, खुद भी कभी भी कर लेते हैं कि वो खुद मोबाइल पकड़ाते हैं कि आधा घंटा सुकून करो जरा। बिल्कुल, हम खुद अपने सुकून के लिए बच्चों को मोबाइल खुद देते हैं, जिसमें किस तरह से है कि बच्चे तंग करते हैं, बच्चे अटेंशन मांगते हैं, बच्चे कहते हैं अगर मैं खेल भी रहा हूँ ना, आप साथ खेलो मेरे, तो बच्चे टाइम मांगते हैं। तो अब लाइफ इतनी तेज़ है ना, इतना कुछ हमें लाइफ में करने के लिए है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है, हम बच्चों को स्क्रीन पे लगा देते हैं, तो वो फिर उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। कोग्निटिव जो उनकी कोग्निटिव इम्पेयरमेंट करता है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है कि थॉट प्रोसेस जो है ना वो उनका स्लो डाउन कर देता है, अटेंशन स्पैन उनका कम कर देता है। आप देखिए बच्चों के अंदर टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, अटेंशन स्पैन इस तरह से कम हो गया कि बच्चे जो हैं वो, अगर इवन के जो है यंग लोगों के अंदर भी अटेंशन स्पैन कम हो गया है। हमें अगर कोई दिखता है, कोई वीडियो जो है वो 15 सेकंड से ऊपर जा रही है, हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं, हम एंड वो अगर कोई ऐसी जो स्टिल वीडियो है हम उसको भी देखना नहीं चाहते, हमें ट्रांजिशंस चाहिए, हमें सेकंड के अंदर चेंजेस चाहिए। अटेंशन स्पैन बच्चों का बहुत कम हो गया। फिर जो है बहुत ज़्यादा जो एक इल्यूमिनेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पे बहुत से मल्टीपल कलर्स देखते हैं एक टाइम पे। अब इतने सारे कलर्स जब एक बच्चा देखता है तो उसको जो एक नॉर्मल लाइफ है वो बोर लगने लग जाती है, बच्चा उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि लाइफ में रियलिटी में तो चीज़ें स्टिल है ना, बिल्कुल आपने वहाँ पे खुद क्रिएट करनी है अपने लिए, तो क्रिएटिविटी बच्चों की बड़ी जो है हार्म होती है। तो मोबाइल स्क्रीन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं बच्चों पे, तो इसलिए जितना हो सके स्क्रीन को कम करना चाहिए, और मैं कहती हूँ होनी नहीं चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि आप अगर आपने इंगेज करना है ना बच्चों को, आप खुद एक्टिविटी देखें, देख के बच्चे को इंगेज करें, तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या बच्चों में भी डिप्रेशन और एंजाइटी का जो है वो मसाइल होते हैं? अगर होते हैं तो इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये थोड़ा सा वालिदैन? जी बिल्कुल, बच्चों के अंदर ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, मेंटल इलनेस बच्चों के अंदर भी इक्वली होती है। अब इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जब उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उनके इमोशन तो डेवलप हो रहे होते हैं ना, उनके लिए हर इमोशन नया होता है। अगर बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है, या जैसे सिबलिंग राइवलरी की वजह से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, आपस में सिबलिंग या पेरेंट्स जो एक जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा फेवर देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, और समटाइम कम्प्लेक्शन की वजह से भी बच्चों के अंदर आता है, जो है एक थोड़ा चिट्टा हो गया, गोरा हो गया, और एक जो सांवला है उसके साथ कंपैरिजन लगा देते हैं, हाइट की वजह से है। तो ये सबसे पहली बात है, पेरेंट्स ये जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अपने ही बच्चों के अंदर, ये चीज़ जो है वो
सबसे या पहली कह चीज़ देती है। हैं कि आप ये तो बहुत प्यारा मेरा बच्चा है, ये हाँ, बहुत अच्छा है, इसकी फेवर, हरकत हाँ बहुत- जी, जो फेवरटिज्म करते हैं पेरेंट्स खुद कर देते हैं, या घर में कोई दादी है या कोई इस तरह से वो कर देते हैं, तो ये चीज़ें फिर ज़ाहिर है जब एक बच्चे उनके इमोशंस नए डेवलप हो रहे हैं और वहाँ पर उनको जो है वो एक नया को ज़्यादा इमोशन प्रोटोकॉल है, मिल रहा है। बिल्कुल, तो वहीं एक नया इमोशन जनरेट कर रहा है और उसी को जो है स्नब कर दिया गया है, तो इसलिए फिर बच्चों के अंदर भी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ मैंने आपको पहले बताया लाइक अ ब्लैंक पेज होता है बच्चा, वहाँ पे हर चीज़ नया राइटअप चल रहा होता है, और जिस जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें अगर बैलेंस्ड अप्रोच के साथ नहीं गई हैं तो बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, और बच्चों की थेरेपी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चों को एक्सप्रेस ही नहीं करना आ रहा होता कि व्हाट आई एम फेसिंग थ्रू। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हमें कोई मसला है, हमें क्या इशू है, रियल प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को ये बताना ही नहीं आता, तो बच्चों के साथ थेरेपी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वैसे साइकोलॉजी का इस्लाम के साथ भी कोई ताल्लुक़ हो सकता है? ये जो ज़हनी सुकून है, क्या हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है कि या हम उलमा के पास भी जा सकते हैं? अच्छा, जो देखिए दीनी जो स्कॉलर जी हैं जी उनके पास भी जा जी सकते जी, हैं? अब देखिए इस्लाम जो है और साइकोलॉजी, इस्लाम मज़हब है, रिलीजन है, और ओबियसली जब आप रिलीजन के साथ एसोसिएट होते हैं, आप एक आपका तवक्कुल स्ट्रॉन्ग होता है और आप जो है वो अल्लाह से लिंक्ड फील करते हैं, तो उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें कम होती हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। सम टाइम जैसे देखें अगर आप देखें कि आपके हाथ पे कोई कट लग गया है, कोई चोट लग गई है एंड यू आर ब्लीडिंग, तो आप उस पर्सन को ये तो नहीं कहेंगे ना कि अल्लाह सब ठीक कर देगा, कोई मसला नहीं, आप किसी जो है उल्मा के पास मौलवी के जाएं, पास जाएं। वो हाँ। जो है वो फूक मारेगा, हाँ। फूक मार देगा, सब ठीक हो जाएगा, हाँ, ये नहीं नहीं। कहते हम, क्या कहते हैं फर्स्ट एड करते हैं। डॉक्टर के सबसे पास। पहले डॉक्टर के पास जाएं, फर्स्ट एड करें, ब्लड को रोकते हैं, उस टाइम पे हम उसे नमाज या जिक्र का नहीं कहते। इसी तरह से अब एक पर्सन जो है जो कि डिप्रेशन या एनजाइटी या किसी भी किस्म के मेंटल इलनेस का शिकार हो चुका है, अब उसको ये कहना कि तुम दीन के साथ कनेक्ट हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। इस तरह से वो दीन से इनहराफ भी हो सकता है। वहाँ पे उस पर्सन को भी एक जो है साइकोलॉजिकल जो है फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, उसको वहाँ पे एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर उसको ज़रूरत होती है कि कोई उसके जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसके अनअटेंडेड इमोशंस हैं, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसे वो डील कर रहा है, उसकी सेल्फ वर्थ ख़त्म हो रही है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है, कोई भी इशू है, उसको सही मायनों में कोई सुने और उसके प्रॉब्लम्स को उसके लिए सॉल्व करे, तो वहाँ पर उसको साइकोलॉजिस्ट की ही ज़रूरत है। फिर साइकोलॉजिस्ट जब उसको हीलिंग प्रोसेस के थ्रू लेकर जाता है, तो ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम हम क्या करते हैं, हीलिंग के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन भी उसको साथ देते हैं कि आप अल्लाह से कनेक्ट करें, लेकिन सबसे पहले उसके जो अनरिजॉल्व चीज़ें ना उसको सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच मिस। ये थी जी मिस आयशा ज़ुमर, बहुत ही खूबसूरत, और हमने ज़बरदस्त बातें की और बहुत सारे मसाइल के ऊपर हमने बात की है। नेक्स्ट सेशन में हम इनसे मज़ीद फ़ैमिली रिलेशन के ऊपर, ख़ास तौर पे जो स्पेसिफ़िक टॉपिक है हमारा फ़ैमिली रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। आज की गुफ्तगू उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।